18 जनवरी 2025 दोपहर के करीब 3:30 बजे गुरुमूर्ति मीरपेट पुलिस स्टेशन में अपनी वाइफ माधवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आता है। वो पुलिस को कहता है कि उसकी वाइफ को घर से निकले 2 दिन हो गए हैं। गुरुमूर्ति के साथ माधवी की मां भी आई थी, तो उन्होंने पुलिस को बताया कि 2 दिन पहले जब उन्होंने माधवी को कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया, लेकिन तब उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके अगले दिन भी माधवी ने फिर से कॉल नहीं उठाया, जिस वजह से माधवी की माँ को उसकी चिंता होने लगी। तो उन्होंने गुरुमूर्ति को कॉल किया और माधवी के बारे में पूछा, लेकिन गुरुमूर्ति ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिससे उनकी अपनी बेटी के लिए चिंता और डर दोनों बढ़ गए। गुरुमूर्ति ने बताया कि माधवी उससे झगड़ा करके उसके घर से चली गई थी, लेकिन उसे लगा कि वो अपनी माँ के पास गई है। माधवी को घर से निकले 2 दिन हो गए थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वो कहाँ पर और किस हालत में है। मन में अनहोनी का डर बिठाए माधवी की माँ अपने घर नंदयाल से 300 किलोमीटर दूर जिलेलागुड़ा अपनी बेटी के घर निकलती है और वहां पर पहुंचकर गुरुमूर्ति के साथ पुलिस स्टेशन जाकर माधवी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। जिसके बाद पुलिस ने गुरुमूर्ति से पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि आखिरी बार माधवी को उसी ने ही देखा था। वो पुलिस को बताता है कि माधवी 2-3 दिन से अपने मायके जाने के लिए उसे कह रही थी, लेकिन वो चाहता था कि मकर संक्रांति का ये फेस्टिवल वो इस बार अपनी बहन के घर में साथ में मनाए, क्योंकि उसके बच्चे भी उसकी बहन के घर पर ही रुके हुए थे। इस वजह से गुरुमूर्ति ने माधवी को उसके मायके जाने से मना कर दिया, लेकिन माधवी को ये जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से वो घर छोड़ के चली गई। फेस्टिवल के टाइम पर माधवी का ऐसा घर छोड़ के जाना गुरुमूर्ति को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गुरुमूर्ति ने बताया कि जब देर रात तक भी माधवी घर पर नहीं लौटी तो वो अपने बच्चों को लेने अपनी बहन के घर पर चला गया। गुरुमूर्ति ने सोचा कि माधवी जहाँ कहीं पर भी हो वो बच्चों के लिए तो घर वापस आ ही जाएगी, इसलिए उसने माधवी को ना तो कॉल किया और न ही उसे ढूंढने की कोशिश की। लेकिन जब माधवी घर पर नहीं लौटी तो गुरुमूर्ति ने उसको कॉल भी किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। जिसके बाद गुरुमूर्ति जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था वहाँ पर काम करने के लिए चला गया और शिफ्ट खत्म होने के बाद जब वो शाम को घर पर वापस आया तो उसे लगा कि माधवी भी घर पर वापस आ गई होगी, लेकिन माधवी अब तक भी घर पर वापस नहीं लौटी थी। और जब गुरुमूर्ति ने उसको दोबारा कॉल किया तो अब भी उसका फोन बंद आ रहा था, इसलिए उसने माधवी को ढूंढना चाहा, लेकिन तभी माधवी की माँ का कॉल उसके पास आ गया। गुरुमूर्ति और माधवी की माँ के बयान को सुनकर पुलिस को तो ये एक मिसिंग केस ही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो माधवी से जुड़े कुछ ऐसे राज पुलिस के सामने आए जिससे न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे देश का दिल दहल उठा। तो आखिर माधवी के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ और क्या ये सच में एक मिसिंग केस था? आइए जानते हैं आज के इस केस में। गुरुमूर्ति और माधवी की शादी 2012 में हुई थी और शादी के बाद दोनों आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में आकर रहने लगे थे। उस समय गुरुमूर्ति आर्मी में था और इनके 2 बच्चे भी थे। गुरुमूर्ति 17 साल तक आर्मी में रहा और बाद में उसने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया और साल 2020 में हैदराबाद के जिलेलागुड़ा में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गया और वो यहाँ पर इस घर में रहने लगा। गुरुमूर्ति ने बताया कि 16 जनवरी 2025 को दोनों में हुए एक छोटे से झगड़े के बाद माधवी घर से चली गई। पुलिस को गुरुमूर्ति की इस बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस ने उसके आस पड़ोस के घरों में पूछताछ की तो सबने यही बताया कि किसी ने भी माधवी को नहीं देखा, क्योंकि संक्रांति के त्योहार की वजह से ज्यादातर लोग अपने गांव गए हुए थे और जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको गुरुमूर्ति की फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि 5 साल में गुरुमूर्ति और उसकी फैमिली ने किसी से भी कोई भी संबंध नहीं बनाए थे। लेकिन इस केस में अब कुछ ऐसे खुलासे होने वाले थे जिनको सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई, और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि माधवी के मामा जी थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि माधवी अब किसी को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरुमूर्ति ने उसे जान से मार दिया है, और ये सब बातें गुरुमूर्ति ने उनसे खुद आकर बताई हैं। A horrific incident has happened in Hyderabad. A retired army personnel allegedly killed his wife whose name is Madhavi in Hyderabad. After a marital dispute, she wanted to go visit her parents. He was not happy, led to a confrontation and then murder. ये सब सुनकर पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को और तेज कर दिया। पुलिस गुरुमूर्ति के घर पर दोबारा गई, जहां पर उनकी नजर उसके घर के सामने लगे एक सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है। जब पुलिस ने उस कैमरे की फुटेजेस को देखा कि 15 जनवरी की रात को गुरुमूर्ति और माधवी साथ में घर आए थे, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि आगे की डेट्स में माधवी ना तो गुरुमूर्ति के साथ और ना ही अकेली घर से बाहर निकलती हुई दिखी। पुलिस को ये तो पता चल गया कि माधवी के साथ इस घर में ही कुछ न कुछ हुआ है। माधवी के मामा जी के किए गए खुलासों
ने पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे कि अगर माधवी 16 जनवरी से मिसिंग थी तो वो घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरा में क्यों नहीं दिखी, क्योंकि घर में आने जाने का रास्ता भी एक ही था। और वो अगर 16 जनवरी से मिसिंग थी तो गुरुमूर्ति ने इतनी लेट कंप्लेंट क्यों लिखवाई, और माधवी घर में भी नहीं थी तो फिर वो गायब कहाँ हो गई। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए पुलिस ने गुरुमूर्ति को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो गुरुमूर्ति वही अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगता है कि माधवी उससे लड़ झगड़ कर घर छोड़ के चली गई, लेकिन पुलिस ने जब उसको सबूत और सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो वो सच बोलना शुरू कर देता है। वो पुलिस को बताता है कि 16 जनवरी की सुबह से ही माधवी अपने मायके जाने के लिए उससे कहने लगती है, जिसके बाद उसने माधवी को साफ मना कर दिया कि वो अपने घर पर नहीं बल्कि उसके साथ उसकी बहन के घर पर चलेगी। ये सब तो गुरुमूर्ति ने पुलिस को पहले ही बता दिया था, लेकिन इसके आगे की बातें बिल्कुल ही बदलने वाली थी। उसने बताया कि इन्हीं बातों को लेकर उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया और गुस्से में माधवी ने अपना मंगलसूत्र उतारा और गुरुमूर्ति के मुंह पर मार दिया। माधवी के ऐसा करते ही गुरुमूर्ति को और ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने माधवी का गला पकड़ा और दीवार पर इतनी जोर से उसके सर को मारा कि वो वहीं पर बेहोश हो गई। और माधवी के बेहोश होने के बाद गुरुमूर्ति उसका गला तब तक दबाता है जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। अपनी ही पत्नी की जान लेने के बाद उसे अब डर लगने लगा कि ये सब उसके बच्चों को पता न चल जाए जो उस समय उसकी बहन के घर पर थे। अब गुरुमूर्ति ये सोचने लगा कि माधवी की बॉडी को ठिकाने कहाँ और कैसे लगाया जाए ताकि उसका पता कभी भी किसी को भी ना चले, क्योंकि ज्यादातर केसेस के अंदर अगर डेड बॉडी का पता ना चले तो वो केस क्लोज हो जाता है, और गुरुमूर्ति भी यही चाहता था। इसके बाद उसने सोचा कि वो माधवी की बॉडी को गलाकर उसे ठिकाने लगा देगा, लेकिन उसके पास वो एसिड नहीं था जिससे कि बॉडी को गलाया जा सके, जिसके कारण वो माधवी की बॉडी को बाथरूम में लेके जाता है और एक शार्प चाकू से उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है और उन बॉडी के टुकड़ों को वो गर्म पानी में उबालता है। बॉडी के टुकड़ों को उबालने की वजह से उसके घर में बहुत ज्यादा बदबू फैल गई थी और बदबू इतनी तेज थी कि उसके आस पड़ोस में भी जाने लगी, जिस वजह से उसके पड़ोसी गुरुमूर्ति के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि ये बदबू किस चीज की आ रही है। तो गुरुमूर्ति कहता है कि वो मटन बना रहा है तो ये बदबू उसी की आ रही है। इसलिए उसके पड़ोसियों ने भी उस पर ज्यादा शक नहीं किया और वो वहाँ से चले गए और वो फिर से उसके बॉडी के टुकड़ों को पकाने लगता है, जिससे मांस हड्डियों से अलग हो जाता है और बाद में वो हड्डियों को पीस कर उनका पाउडर बना देता है और मांस के टुकड़ों को वो फ्लश में बहा देता है और वो हड्डियों के पाउडर को जिलेलागुड़ा की नदी में लेकर जाता है और वहाँ पर उसे बहा देता है और वो घर आकर घर को अच्छे से साफ कर देता है और वो रूम जहाँ पर उसने बॉडी के टुकड़े किए थे उसको भी वो लॉक कर देता है। ये सब काम करने के बाद वो रात में अपनी बहन के घर पर जाता है और अपने बच्चों को अपने घर पर वापस ले आता है। ये पूरा केस गुरुमूर्ति ने पुलिस को साफ साफ बता दिया था, जिसके बाद पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ उसके घर पर जाती है और सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देती है और उन्हें बाथरूम में से कुछ खून के सैंपल मिलते हैं जिन्हें वो जांच के लिए भेज देते हैं। पुलिस उसके घर से चाकू, स्टोव जैसे 15-16 आइटम कलेक्ट करती है। शुरुआत में तो इस केस में यह खबर वायरल हुई थी कि गुरुमूर्ति ने बॉडी पार्ट्स को कुकर में उबाला था, लेकिन पुलिस ने बताया कि इस पूरे केस में कुकर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। पुलिस ने उस नदी में भी छानबीन की पर वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि गुरुमूर्ति ने हड्डियों का पाउडर बना दिया था और वो तो वैसे भी पानी के साथ बह गया होगा। गुरुमूर्ति के बच्चों ने भी बताया कि जब वो रात को घर पर वापस आए तो घर में से एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी और उन्हें कहीं पर भी अपनी मां नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उन बच्चों को कौन बताए कि उन्हीं के पापा ने उनकी मां को बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने तो ये भी बताया है कि ये पूरा मर्डर पहले से ही प्लान किया हुआ था, बस गुरुमूर्ति को सही मौके की तलाश थी। फिलहाल तो पुलिस ने गुरुमूर्ति को बीएनएस के सेक्शन 103(1), 238 एंड सेक्शन 85 के तहत अरेस्ट कर लिया है। बाकी आपके इस केस को लेकर क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले केस के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय।